डॉक्टर हीरामत, एंड स्टेंटिंग पीसीआई किस तरीके से आजकल किया जाता है और क्यों किया जाता है? एक्चुअली एंजियोग्राफी पहले होनी जरूरी है। जो हार्ट अटैक में है उनको इमरजेंसी होनी जरूरी है। और जो लोग चलने से मुझको छाती में दुखता है, दर्द होता है, रुकना पड़ता है, ऊपर चढ़ान पे नहीं चढ़ सकते, सीढ़ी पे नहीं जा सकते, ऐसी जिनकी कंप्लेन है उनको भी हार्ट के लिए टेस्ट करनी जरूरी रहती है। एंजियोग्राफी इज द अल्टीमेट, इट्स 100% टेस्ट विच टेल्स अस कि बाबा ये हार्ट की ब्लॉकेज की वजह से ये पेशेंट को तकलीफ हो रही है। तो एंजियोग्राफी में रेडियल आर्टरी यानी हार्ट की ये लेफ्ट हैंड या राइट हैंड की बस ट्यूब रहती है, रेडियल आर्टरी, उसमें से हम छोटी नीडल रखते हैं और ये कैथेटर फिर उसमें से हार्ट की तरफ जाता है और हार्ट को ब्लड सप्लाई लेके जाने वाली जो ट्यूब्स रहती है उनको हम फिल्म पे रखते हैं और उसकी मूवी निकालते हैं, वो सीडी पे आ जाती है और सीडी हम शेयर कर सकते हैं, पेशेंट को दिखा सकते हैं, फैमिली को दिखा सकते हैं। तो एक 15 मिनट की टेस्ट रहेगी जिसमें टाका लेना, कट करना, ऐसी चीजें नहीं रहती है। परक्यूटेनियसली जाते हैं। जब एंजियोग्राफी हो जाती है तब ये छोटी ट्यूब हम निकाल देते हैं, हाथ को दबा लेते हैं, एक पट्टी लगा देते हैं और एक 6-8 घंटे के बाद वो पट्टी निकाल सकते। तो एंजियोग्राफी, लोगों के दिल में बहुत डर रहता है एंजियोग्राफी के बारे में, बट हार्ट की पूरी जानकारी जानने में एंजियोग्राफी की बहुत मदद होती है। उसके आगे की टेस्ट अभी तक तो पैदा नहीं हुई, लेकिन एंजियोग्राफी इज द मोस्ट रिलायबल टेस्ट एंड वी कैन बेस all our future decisions about a case based on angiography. जनरली कैसा रहता है कि हार्ट अटैक किसी को आ गया तो हम क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन देती है। उसकी सक्सेस चांस अबाउट 80-85% तक रहती है। यानी even in small villages this injection can be given and you can get an 85% immediate success. So this step is very important. तो ये सक्सेस चांस 80-85% रहता है। क्लॉट निकल गई, लेकिन क्लॉट निकलने के बाद भी जो कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज रहता है वो कितना है वो जानना जरूरी। तो एंजियोग्राफी इज टू फॉलो। तुमने आज क्लॉट डिसॉल्विंग की दवा दी तो एंजियोग्राफी कल या परसों करना जरूरी रहती है और उसमें फिर ब्लॉकेज कितना पीछे रह गया है वो समझ सकते। हार्ट अटैक जब आती है तब ब्लॉकेज 100% रहता है, लेकिन क्लॉट डिसॉल्विंग की दवा से वो 100 का 85% तक आ गया, तो 85% को कैसा हल करे, तो एंजियोप्लास्टी उधर आ जाती। तो एंजियोप्लास्टी में जो नैरोइंग रहता है उसको हम बलून छोड़ते हैं, ये कैथेटर में से ही जाता है। एंजियोग्राफी को जो कैथेटर यूज किया रहता है उसमें से वो बलून अंदर जाता है। बलून खोलने के बाद कोलेस्ट्रॉल क्लॉट दोनों पुश हो जाते हैं और इधर फिर हम स्प्रिंग लाके बिठाते हैं और स्प्रिंग बिठाने के बाद वो एरिया परमानेंटली ओपन हो रहती है भक्कम से। और आजकल जो स्टेंट आए हैं मार्केट में, दे आर मेडिकेटेड स्टेंट। मेडिकेटेड स्टेंट से लॉन्ग टर्म पेटेंसी स्टेंट की बहुत अच्छी है। तो लोगों के मन में ऐसा एक संशय रहता है कि एंजियोप्लास्टी टेम्पररी प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है। जो आज हम एंजियोप्लास्टी करते हैं आज वो बरसों तक जाती है, 20 वर्ष, 25 इयर्स, 30 इयर्स भी जा सकती है। ये नए ब्लॉकेज आ सकते हैं, यानी 5-10 वर्ष के बाद दूसरी जगह ब्लॉकेज आ सकते हैं, इसके लिए दूसरी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है। तो वी हैव टू बी केयरफुल। एक बार अटैक आया, इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल गई, एंजियोप्लास्टी हो गई, और एंजियोप्लास्टी के बाद दोबारा ब्लॉकेज नहीं आए इसके लिए ये लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो लोगों को हम कोलेस्ट्रॉल 200 के नीचे रखो ऐसा बोलते हैं, ये लोगों को जिनको अटैक आ गए उनके बारे में हम बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। उनको हम बोलते हैं तो 150 के नीचे रखो या 125 तक आ जाओ। जितना हम मेहनत करके कोलेस्ट्रॉल नीचे लाएंगे उतना इम्पोर्टेंट रहता है। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं, और शुगर जो रहती है उसको हमेशा हमेशा कंट्रोल रखना। गुड कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्लड प्रेशर भी
वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन ही चेंज हो गई है। पहले 160 तक 160 के आगे हम ब्लड प्रेशर बोलते थे, आजकल 140 के नीचे, और अमेरिका में तो 130 के नीचे रखना जरूरी है, ऐसा समझते हैं। तो ये सब चीजें जो है, एक बार पेशेंट अच्छा हो गया, स्टेबल हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गई और बाईपास हो गई, उसके बाद कंटिन्यू करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज एंजियोप्लास्टी हो गया मैं एक परमानेंट पूरी जिंदगी के लिए अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता। कुछ भी हार्ट की प्रोसीजर हो, उसके लिए आगे की मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर रहमत, एक लास्ट सवाल बाईपास से रिलेटेड है, क्योंकि ये तो सबसे लास्ट एंड सीरियस प्रोसीजर माना जाता है। बाईपास के लिए हार्ट डिजीज में क्या किया जाता है और इसका कितना महत्व है हार्ट डिजीज में? Actually, bypass started many years before angioplasty. Angioplasty first was performed in 1977, and bypass was at least about 15 years earlier than angioplasty. तो बाईपास में जो ब्लॉक है उसको हम कुछ हाथ नहीं लगाते, बाईपास को हम पैरेलल एक पैसेज ज्वाइन कर देते हैं। तो पाँव से ट्यूब निकालते हैं, वेन निकालते हैं, वो एओर्टा जो हार्ट से मेन ट्यूब निकल आती है, उसको स्टिच करके दूसरा एंड जो ब्लॉकेज है उसके आगे की हार्ट की ट्यूब को ज्वाइन कर देते हैं। तो ब्लॉकेज ऐसा ही रह गया, जब आगे बढ़ भी गया तो भी जो ट्यूब में बाईपास हो गया है उसमें से ब्लड जाता रहता है और पेशेंट को अच्छा रहता है और पेशेंट को हार्ट की तकलीफ नहीं। तो बाईपास करना भी कुछ केसेस में जहाँ एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, ज्यादा करके एंजियोप्लास्टी किस में नहीं होती, ट्यूब बहुत हार्ड होगी, कैल्सिफिक होगी, तो एंजियोप्लास्टी करना थोड़ा डिफरेंट टेक्निक करके हम करते हैं। लेकिन ये इमेजिंग की जिम्मेदारी है, जब एंजियोग्राफी करते हैं तब कुछ स्पेशल इमेजिंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं, जिसमें ओसीटी है, आईवस है, जो अंदर से हम ट्यूब को झांक लेते हैं और उसके हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं कि एंजियोप्लास्टी से हो सकती है या बाईपास सर्जरी से हो सकती है। दोनों हार्ट का ब्लड सप्लाई बढ़ाने का तरीका है, दोनों में। तो जहाँ जहाँ हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं उधर एंजियोप्लास्टी का प्रेफरेंस होता है, और जहाँ बाईपास ही करनी जरूरी है उधर बाईपास। ओके, लास्ट डॉक्टर रहमत, बाईपास करने के बाद में कितने दिन तक और क्या-क्या सावधानी लेनी पड़ती है? एक्चुअली दिस इज अ एजिंग प्रोसेस, यानी किसी को एज 60 के बाजू बाजू में हार्ट की बीमारी आ गई और उसको एंजियोप्लास्टी कर लिया, तो आज वो अच्छा हो गया, ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो गया, लेकिन इसको आगे चल के भी ब्लड सप्लाई नॉर्मल रखना जरूरी है। दोबारा कहाँ ब्लॉकेज आना नहीं आने मांगते, इसके लिए वेट कंट्रोल, बराबर फूड, कोलेस्ट्रॉल वैल्यू जितनी नीचे ला सके उतना अच्छा, शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, वेट कंट्रोल, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिन में कुछ रेगुलरिटी मांगती है। काफी लोग बोलते हैं मैं बहुत टूरिंग करता हूँ, रात को देरी हो जाती है, सुबह देरी से उठता हूँ। Whatever it is, I think we must learn to find some time for ourselves, and physical activity should be there. तो एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ अभी जो हमने प्रिवेंटिव चीजें के बारे में बात की वो भी करनी जरूरी है। डॉक्टर रहमत, अपनी तरफ से अगर आप एक अच्छा सा मैसेज दे पाए लोगों को, स्पेशली इस दौरान जहाँ पे लोग थोड़ा डर के जाते हैं, उनको ज़रूर बताना चाहिए कि डरने की कोई बात नहीं है, सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं एंड दे शुड गो इन, एंड जो भी इंटरवेंशंस है, सर्जरीज प्लान्ड है, उनको जाके समय पे करना चाहिए। अगर आप ऐसा मैसेज दे पाएँ हमारे ऑडियंस को। नहीं, वेरी ट्रू, बिकॉज हार्ट की ट्रीटमेंट टाइम पे होनी जरूरी है। आप रुक गए, डॉक्टर पे पास गए नहीं, मानो 6 महीने गए, 1 बरस गए, लेकिन वो बीमारी कहाँ तो पकड़ लेगी आपको, और अटैक आने के बाद फिर भाग दौड़ करनी पड़ती है। सो ये टालना जरूरी है। जब हम अच्छे हैं, कंप्लेन है जो हार्ट की हो सकती है, तभी इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है। तभी इवैल्यूएशन हो गया
तो हार्ट का जो पंपिंग रहता है वो अच्छा रहता है, वो आगे चल के भी अच्छा रहेगा। एक बार हार्ट अटैक के बाद आपने ये करके दिया तो हार्ट कुछ हिस्से में डैमेज हुआ रहता है, तो ये हम टाल सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ें हार्ट को ब्लॉकेज देती है, यानी शुगर, ओवरवेट, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, गुस्सा करना बार-बार, जो दिमाग वाली चीज़ें रहती है, उसको हम कंट्रोल करें और हार्ट के लिए कुछ हमेशा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो एवरी डे यू मस्ट डू सम एक्सरसाइज ऑन रेगुलर। डॉक्टर हिरमत, थैंक यू सो मच। आप आए, इतना अपना टाइम हमारे साथ आपने बिताया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई है लोगों को वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पे। आई थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ फैम हेल्थ एंड ऑल द ऑडियंस मेंबर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।